गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे, अच्छा खाना खा रहे होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और बीमारी से अपना बचाव कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10th। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट के थ्योरेटिकल पोर्शन हमने बहुत अच्छे से किया है। सारी केमिकल रिएक्शंस की हमने एक क्विक रिवीजन पढ़ा है और सारे क्वेश्चंस किए हैं, टेस्ट हुआ है, सब कुछ हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस यूनिट को हम फाइनल टच देते हैं। एक बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक, बहुत ही कंसाइज आपका रिवीजन कराने के लिए मैं आप सभी के साथ फिर से आया हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से सब्सक्राइब चैनल को कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे जो यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो शुरू कहाँ से हुआ कि केमिकल रिएक्शन हमने 9th क्लास में मैटर, राउंडर्स, प्योर और ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अब देखो केमिकल रिएक्शन जो आया, नया टर्म हमारी आई केमिकल रिएक्शन। ये इसको पढ़ना हमने पूरी यूनिट में। क्या पढ़ना हमने? केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज होता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाना। पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल चेंज हुआ कि पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया। पहले एक पूरी ईंट थी, तोड़ दी, दो खोरे बन गए, और तोड़ दिया, चूरा बन गया। फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होता है, कागज था, आग लगाई, कार्बन बन गया। केमिकल चेंज हम उसको वापस नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, उसको हम ईंट है, इस ईंट को जोड़ के दोबारा ईंट जोड़ सकते हैं। और मान लो हमने कुछ भी किया, फिजिकल एक मेज टूट गई, उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज होते हैं। क्या ये है कि भाई आम पक गया, आम का पकना क्या? केमिकल चेंज ही तो है, एक तरह से धीरे धीरे पकता है वो। आम पक गया, वापस उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते, उसको कच्चा नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको आप वापस नहीं कर सकते। जबकि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में पहली बात क्या होंगे? केमिकल चेंज होंगे, परमानेंट चेंज होंगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होता है तो लोहे पे जंग लग जाता है। तो क्या आप उस लोहे का जो ऊपर की लेयर जंग लगी, ऑक्साइड बना लिया, फेरिक ऑक्साइड, क्या उसको वापस लोहा बना सकते हो उस टाइम कुछ करके? नहीं, क्योंकि केमिकल चेंज है, रिएक्शन हो गई, अब वो नया कंपाउंड बन गया है वहां पे, अब आयरन नहीं है वहां पे। तो इस तरह की चेंजेस कहते हैं क्या? केमिकल चेंज। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हमने डिटेल में थ्योरी में पढ़ा था, उसमें आयरन की नेल डिप कर दी थी तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया था। आयरन की नेल की थोड़ी देर बाद आयरन का नेल ब्राउनिश कलर हो गया था, जबकि कॉपर सल्फेट जो ब्लू था वो ग्रीन कलर का हो गया था। ये सब होते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं? केमिकल चेंज ही होते हैं। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को होते हैं, एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट, जो इनिशियली लिया जाता है और ये रिएक्ट करके बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। ये होती है एक केमिकल रिएक्शन। अब मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और यहां पे बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम क्या है? ये मेटल है, एक मेटल। मेटल भी कैसा है? सॉफ्ट मेटल। सोडियम और मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं। मान लो मैग्नीशियम है। अभी ये मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? होता है Mg। तो एक रिएक्शन आपने लिख दिया ऐसे कि मैग्नीशियम रिबनिया मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मेक्स गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्टेंट हो गए दोनों, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो गई। अब एक तो ये होगी, इस टाइप से हम रिएक्शन को लिख दें कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पूरा लिखें, ऑक्सीजन लिखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। अब अगर इसको हम एलिमेंटल फॉर्म में लिख दें कि इस मैग्नीशियम को इतना बड़ा लिखने की बजाय एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दें। मैग्नीशियम को कैसे डिनोट करते हैं? Mg। ऑक्सीजन को O2। रिएक्ट विद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये हो गई। अगर इसको वर्ड इक्वेशन को, इनको पहले क्या था, वर्ड्स में लिखा गया इनका नाम पूरा। वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन। ये किसका कहते हैं? इसको स्केलेटन इक्वेशन। अब ये हो गई हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन की भाई अब शॉर्ट फॉर्म होगी, ताकि इतनी लंबी लंबी जब नाम है इनको हम ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे हम बता नहीं पा रहे कितना मैग्नीशियम है, कितना ऑक्सीजन। यहाँ O2 लिख दिया, एक दो। अब लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है हमारा, जो कहता है कि जितना रिएक्टेंट साइड हमारा अमाउंट होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड बनेगा। ये दोनों साइड बराबर होगा भाई।
जितना इधर उतना उधर। फॉर्म चेंज हो सकता है यहाँ मैग्नीशियम हो, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए, सारा मिलके कुछ और बना दे, हीट बना दे, गर्म कर दे, ठंडा कर दे, कूलिंग कर दे, कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज हो सकता है, लेकिन रहेगा बराबर। जितना इधर 10 ग्राम तो उधर भी 10 ग्राम का ही इक्विवेलेंट होगा। अब देखो यहाँ एक मैग्नीशियम, यहाँ एक मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक ही है, एक ही एटम ऑक्सीजन का ही, दूसरा कहाँ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन थे, यहाँ एक ही है, एक कहाँ गया? तो इसको फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं बैलेंसिंग की हमने बहुत अच्छी रिएक्शन दी है, वहां पे आपको एक पूरी लेक्चर दिया है, बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, वो आप देखना। बैलेंसिंग में क्या करोगे, लिख लो अलग अलग एटम, ये रिएक्टेंट साइड ऐसे लिखो। बैलेंसिंग का मेथड क्या है, इधर लिखोगे रिएक्टेंट, इधर लिखोगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या क्या है, Mg और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में क्या है, Mg और ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट लिख लो, Mg और O, Mg और O। अब देखो इधर Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये तो बैलेंस है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन 1 है, मैग्नीशियम तो बैलेंस, ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे कर सकते हो बैलेंस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जहां भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे है, तो इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जब इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg 2 हो गए, इधर ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये भी 2 हो गए भाई। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 2 2, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ये 1 है, ये 2 हो गया, तो इस मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये 2MgO। तो अब जो फाइनल हमारी रिएक्शन बनेगी, ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO। अब देखो सारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम है, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये थी वर्ड इक्वेशन, ये हुई स्केलेटन इक्वेशन, ये हुई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने बैलेंसिंग सीखी थी, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, एटम्स देखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं है, आप शुरू से शुरू कर दो, जहां भी रिएक्शन लिखी हुई है उसको बैलेंस करो, फिर इसको करो, ऑटोमेटिक दो जैसे ही बैलेंस करोगे आप, तीसरा अपने आप हो जाएगा, कहीं भी होगा। ये आपको मेथड करना है। उसके टाइप हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन हो गई थी, उसके बाद केमिकल रिएक्शन की फॉर्म पढ़ी थी सारी, बैलेंसिंग सीखी थी, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी भाई। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बहुत फटाफट हम करते हैं और फिर खत्म करते हैं। टाइप्स में देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये किसका एग्जांपल था कि Mg प्लस O2 क्या दे रहा है, ट्वाइस MgO। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो वहां स्केलेटन इक्वेशन के बाद हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसमें स्टेट भी लिखनी होती है, सॉलिड, गैस, और ये सॉलिड बना लेगा। तो ये अब केमिकल इक्वेशन पूरी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है, वहां हमने लिखी नहीं, स्टेट भी लिखनी होती है आपको। तो ये किस तरह की रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप एग्जांपल से समझो। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर कोई एक चीज बना रही हो, मतलब कंबाइन कर रही हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए, एग्जांपल वहां से देख लेना डिटेल में। डेफिनेशन आएगी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो लिख दोगे व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट गिव नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको क्या कर दोगे, नाम क्या लिखोगे एग्जांपल में, ये लिख दो ट्वाइस Mg प्लस O2, H2 प्लस O2 का कर लो, कुछ भी लिख दो, H2 प्लस Cl2 का कर लो, H2 प्लस Cl2 क्या देगा, HCl। बैलेंस करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नाम लिख दो नीचे, गैस और लिक्विड या गैस, ये हो जाएगा, कर लोगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आई डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन का क्या मतलब होता है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। यहाँ देखो दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बना रहे थे, अब अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए कि इस 2MgO को तोड़ के दो में डिवाइड करा दिया जाए कि ट्वाइस MgO व्हेन ब्रेक्स विद व्हेन डिकंपोज गिव्स Mg प्लस O2, तो क्या देगा ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कर लोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो आगे देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप के होते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, पहली होती है थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल। दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरी हमारी होती है फोटोलाइटिक। ये तीन तरह की डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी। डीकंपोजिशन रिएक्शन पे हमारी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहां से आप इनको पूरे इसको अच्छे से पढ़ लोगे।
इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, अगर पूरी पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेक्चर रिवीजन के बजाय एक लंबी थ्योरी क्लास हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और फोटोलाइटिक का मतलब होता है एच म्यू लिखते हैं या फिर लिखते हैं सनलाइट। ठीक है। अगर कहीं भी एरो पे आपको हीट दिखे, हीट को हम इससे ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं, हीट दिखे तो इसका मतलब वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कहीं ऐसा दिखे कि दो एक चीज रिएक्टेंट में, मान लो इधर ए है और ये टूट के बी प्लस सी दे रहा है कैसे भी, तो ये पहली बात तो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर यहाँ पे हीट लिखी हुई है ये या फिर हीट लिखा है तो ये होगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये यहाँ पे हीट की बजाय लिखा हुआ है करंट या फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी तो ये होगी इलेक्ट्रोलाइटिक। और अगर ये ए से बी प्लस सी जा रहा है, एच म्यू लिखा हुआ है या लाइट लिखा हुआ है, एच म्यू कहते हैं सनलाइट को, या लाइट लिखा तो ये हो गया हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भगाना, एक कोई भी एलिमेंट आएगा स्ट्रॉन्ग वाला, वो दूसरे को उससे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बहुत ही एग्जांपल पढ़ा था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। और भाई ये क्या कर रहा था, ये जिंक इस कॉपर को लात मार के भगा देगा और ZnSO4 प्लस कॉपर बना देगा। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। या फिर दूसरा पढ़ा था हमने कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसने क्या किया था, NO3, इसने कॉपर ने AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag ये बना दिया था। इसने कॉपर ने सिल्वर को लात मार के भगा दिया था। तो ये रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक एलिमेंट कोई, इसने यहां से इसको डिस्प्लेस करके खुद आ गया और इसको भगा दिया, कि पहले ये इधर अकेला था, इसके साथ कुछ और था, ये आया, इसने इसको भगाया और इसके साथ खुद जुड़ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ऐसा हो कि दोनों ही चीजें एक दूसरे को डिस्प्लेस करे, ये किसी के साथ है, ये किसी के साथ है, ये इसके साथ आ गया और ये इसके किसी के साथ आ जाए, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम एग्जांपल में देखें तो आप ऐसे करो, Al2SO4, ये पढ़ा था हमने एल्युमिनियम सल्फेट, और इसको जब हमने कराया था किसके साथ, स्लेक्ट लाइम के साथ, या स्लेक्ट लाइम या फिर ये क्या था, लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्युमिनियम सल्फेट को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। देखो क्या हो रहा है, ये एल्युमिनियम, ये कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ है, लेकिन यहाँ कैल्शियम आ गया सल्फेट के साथ और एल्युमिनियम आ गया हाइड्रोक्साइड के साथ। इसने इसके को डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसके को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया होगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम है, ये हाइड्रोक्साइड के साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, जबकि कैल्शियम सल्फेट के साथ ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो जैसे ही रिएक्ट होंगे आपस में टूट के, अपने आसपास चार दोस्त है भाई, पहले यहाँ दो जोड़ा है, यहाँ दो दो का जोड़ा है, लेकिन जब कहते हैं एक रूम में बंद कर दे इनको कि जाओ पेयर बना लो, अब अगर इन दोनों में ज्यादा दोस्ती नहीं है, इन दोनों में नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, तो ये क्या करेंगे, फटाफट रूम में आपस में अंधेरे में चेंज होके अपना अलग बॉन्ड बना लेंगे कि भाई हमारी दोस्ती अच्छी है, हमारी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हम ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों एक दूसरे के को डिस्प्लेस कर देंगे। जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, प्रेसिपिटेशन पढ़ा था, कि अगर कुछ सॉल्यूशन में हम डिसोल्व कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको मैंने कहा था कि आपके सिलेबस में ज्यादा इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो इसको मैंने आपको बस डेफिनेशन दी थी कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है, कि जब भी कोई अनडिसोल्व्ड सब्सटेंस कुछ नीचे हमारे सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन भाई, रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब, रिडॉक्स वर्ड कहां से आया था, रेड प्लस ओक, तो एक हुआ ऑक्स हुआ, एक हुआ रिडक्शन, दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो टर्म से मिलके एक टाइप की हमारी रिएक्शन बनी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब हमने बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीडेशन का मतलब हमने बताया था बिल्कुल उल्टा, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, यहाँ एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन।
जब कहीं यहाँ पे ये दोनों काम किसी रिएक्शन में एक साथ हो रहे हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो उस रिएक्शन कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो रिडक्शन की रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें क्या हो रहा होगा, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि जिसमें दोनों काम हो रहे होंगे उनको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेड प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कर लोगे? देखो Fe प्लस CuSO4 क्या हो रहा है? Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यही तो है। बताओ इसमें क्या हो रहा है भाई? Fe कॉपर को क्या कर रहा है? Fe कॉपर को क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे Fe में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ Fe में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन नहीं तो हो रहा है Fe का। कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर से भाग गया, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई ये? ये हो गई हमारी रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन। मान लो अब ZNO है, हमने एग्जांपल पढ़ा था ZNO, इसमें कार्बन जोड़ दिया जाए तो क्या बनाएगा? Zn प्लस CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन MgO वाली रिएक्शन हमारी, Mg प्लस O2 क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये कैसे होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडॉक्स कौन सी होगी? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद देखो दो टाइप्स की रिएक्शन हमने और पढ़ी थी, वो लास्ट में पढ़ी थी, लेकिन अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहीं पे पढ़ के इनको खत्म करेंगे। तो एक पढ़ी थी हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक को मैंने बताया था जहां पे हीट रिलीज हो रही हो, हीट रिलीज, वो होगी एक्सोथर्मिक। और हीट जहां पे रिक्वायर होगी वो होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि जहां पे हीट निकल रही होगी रिएक्शन में से उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे हीट हमें देनी पड़ रही होगी रिएक्शन को कराने के लिए, कि हम कुछ गर्म करेंगे उसको तब रिएक्शन होगी, वो होगी एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक को हीट चाहिए होगी, जबकि एक्सोथर्मिक हमें हीट देगा। अब देखो कहीं भी जो हम क्या करते हैं, जो एलपीजी होती है या लिक्विड पेट्रोलियम गैस या हमारी नेचुरल गैस होती है, उनमें क्या करते हैं हम? उन रिएक्शंस में हम करते हैं कि हीट रिलीज होती है। कि जैसे हमारा CH4 है, गोबर गैस है, इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है तो क्या निकलता है हमारे पास? मतलब धुआं ही तो निकलता है, धुआं निकलता है। और H2O भी बनता है, और साथ में होती है हीट, जो हीट हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे देखो हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। ये क्या है? हमारी नेचुरल गैस। इसको जब बर्न किया हमने, आग लगाई, तो ऑक्सीजन की होती है प्रेजेंट हमारी कहाँ पे? ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में। वहां से जब रिएक्ट करके बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट, ये चीजें देगी। हीट जिस गर्मी को हम यूज करेंगे। तो इस तरह से इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इसमें क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। तो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मैंने दूसरा एग्जांपल आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कि जो हमारा प्रोसेस होता है क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, बताओ? एक तो फोटोसिंथेसिस बताया था और एक रेस्पिरेशन। ये दोनों आपका होमवर्क है, इन दोनों को आपने पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है, रिएक्शन क्या होगी? रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है और उसकी रिएक्शन क्या होगी? रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा भोजन होता है, उसको हम तोड़ते हैं, उसका ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर जाता है, ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हम वर्क डन करते हैं, जिससे हम काम करते हैं। तो कैसे हुई रेस्पिरेशन? एक्सोथर्मिक। जो कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट आती है, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, हम सनलाइट देते हैं, उसके बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो ये होगी एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन। तो मेरे ख्याल में आप सारे कर लोगे। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन में मैंने क्या बताया था, या तो हीट दी जाएगी, या लाइट दी जाएगी, या करंट दिया जाएगा। तो अगर हम दे रहे हैं, तीनों चीजें हम दे रहे हैं, तो क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑलमोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होंगी? एंडोथर्मिक होगी। ये याद रख लेना। अब लास्ट की दो टर्म्स बची है, उसके बाद यूनिट खत्म। आप रिएक्शंस देखो, ये देखो, आपका इस यूनिट्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद ये अपनी गारंटी।
एक हमने पढ़ा था टर्म कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन। ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, कोई हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं ज्यादातर, वो रिएक्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं जिससे वो डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब आयरन है, जैसे आयरन को बाहर छोड़ दो आप नमी में, दो उसमें हवा में और ड्राई, थोड़ा सा जिसमें वातावरण में नमी हो, पानी हो, मिट्टी हो, क्या करेगा, रिएक्ट करके वो जंग लग जाएगा उसको, तो उसको कहेंगे कोरोड होना। तो कोरोड होना मतलब कि डिग्रेडेशन, ग्रेजुअल डिट्रोनेशन कह देते हैं, डिग्रेडेशन कह देते हैं। और मटेरियल यूजुअली मेटल्स, जो इतने मेटल होते हैं मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंट में अपनी जो एक्चुअल फॉर्म है उसको डिग्रेड कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, कोरोजन। और उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसकी मैंने रिएक्शन भी आपको लिख के दिखाई थी कि Fe को जब ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं तो हमारे पास Fe2O3 बनता है। इसके ऑक्सीजन के साथ अगर वाटर में यहाँ पे मॉइस्चर लिख दो या फिर साथ में H2O लिख दो, आपकी मर्जी है। कि जब आयरन को वाटर और ऑक्सीजन एक साथ मिल जाते हैं तो ये Fe2O3 बना लेता है, जो ऊपर ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इससे वो डिग्रेड होकर एक लेयर बन जाती है। तो होता है कोरोजन। कोरोजन को हटाने के तरीके बताए थे, प्रिवेंशन, नुकसान करता है भाई मेटल को डिग्रेड कर देता है, प्रिवेंशन के थे कि ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, उसकी सरफेस को थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा दो जिससे कि वो डिग्रेड ना हो, ये हमने उसके प्रिवेंशन के मेथड पढ़े थे। उसके अलावा हमने जो सिल्वर के बारे में पढ़ा था कि सिल्वर का करते तो ब्लैक कलर हो जाता है सिल्वर का, कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर का ग्रीन कलर हो जाता है। तो एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दोगे ब्राउन कलर ऑफ आयरन, या फिर सिल्वर का लिख दोगे कि ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, और कॉपर का ग्रे कलर ऑफ कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। तीन एग्जांपल बहुत है, आप कोई भी एक लिख दो, यूज हो जाएगा। दूसरा था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या था कि खाने पीने की चीजें जो हम बहुत दिनों तक खुला छोड़ देते हैं, हम बहुत दिनों तक नहीं, कुछ एक चीजें तो 1-2 घंटे छोड़ देंगे, तो उसमें क्या होता है, स्मेल हो जाती है। एक पहले स्वीट स्मेल होती है, उसके बाद वो जब हम उसको खोल के खाते हैं, खाने के बाद छोड़ दिया कुछ देर, तो एक तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, वो एयर कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज होने लग जाती है, जिससे कि उसकी स्मेल है वो गंदी हो जाती है, और डर्ट उसमें मतलब बदबू आने लग जाती है एक तरह से, और वो डिकम्पोज होने लग जाती है अपने एक्चुअल जिस फॉर्म में, जिस टेस्ट के साथ थी, वो टेस्ट खत्म हो जाता है, तो टेस्ट चेंज हो जाता है उसका, और उसमें स्मेल आने लग जाती है। होती है रेंसिडिटी कि फूड आइटम्स का एयर के कांटेक्ट में आने से जो ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर स्मेल आती है, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। कि इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हमने कहा था मेनली कि फैट्स एंड ऑयल्स को जब हम ज्यादा देर तक रख देते हैं तो वो मतलब स्मेल देने लग जाता है, उसको कहते हैं रेंसिड। और इसका क्या होता है प्रिवेंशन, कि हम जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि रेंसिडिटी ना आए, जिससे कि उसमें स्मेल ना बने। तो बच्चों ये यूनिट थी, इसमें यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उम्मीद करता हूँ आपने पहले के सारे लेक्चर अगर देखे होंगे तो ये 20 मिनट का आप लेक्चर देखने के बाद ये यूनिट आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट यूनिट हमारी शुरू करेंगे, एसिड बेस जो भी साल्ट है, उसको आपको कल से लेक्चर मिलेंगे। इस यूनिट के नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, टेस्ट उसको फेयर नोटबुक में नोट कर लो, और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तो बच्चों सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी यार दोस्तों को बोल के चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ताकि सभी को इन चीज़ों का फायदा हो जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।